हेलो प्यारे बच्चों। देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु अर्थात एटम। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 12 यानी 12वां व्याख्यान। तो देखिए बच्चों आज कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्लास भी 12th, चैप्टर भी 12th और लेक्चर भी 12th। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे संक्रमण के बारे में। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर संक्रमण तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये वो वाला संक्रमण नहीं है जिससे रोग फैलते हैं कि ये संक्रामक रोग है। उस संक्रमण की बात नहीं हो रही है बच्चों। यहाँ हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरी कक्षा में दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, उसकी बात होगी। तो वो वाला संक्रमण न समझें कि सर तो बायोलॉजी पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं है बच्चों। बोर्ड थोड़ा ढंग से साफ कर लिया जाए। पिछले लेक्चर में बच्चों आपने ऊर्जा स्तर देखे थे, ऊर्जा स्तर आरेख हमने समझाया था और वहाँ आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव ये सब पीछे पड़े थे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ऊर्जा स्तर सीख लिए थे। तो जब ऊर्जा स्तर सीख गए हैं तो उन ऊर्जा स्तरों में परमाणु या इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसे होता है वो समझना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संक्रमण, दैट इज ट्रांजिशन। क्या पढ़ेंगे आज? ट्रांजिशन पढ़ेंगे बच्चों। अब ट्रांजिशन भी दो प्रकार का होगा बच्चों। अभी मैंने ये बताया नहीं है कि संक्रमण होता क्या है, अभी बताएंगे। ये जो संक्रमण है, ये जो ट्रांजिशन है बच्चों, आपको बुक्स में दो प्रकार का मिलेगा। एक मिलेगा उत्सर्जन संक्रमण, नंबर 1 उत्सर्जन संक्रमण। और एक इधर पढ़ लेंगे दूसरा अवशोषण संक्रमण। ठीक है। अवशोषण संक्रमण। तो देखें बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने परमाणु के ऊर्जा स्तर बताए थे, तो उसी बेस पर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ ऊर्जा स्तर मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो देखें जैसे ये हमने पहला ऊर्जा स्तर बना लिया, यानी ये क्या है? n बराबर 1 पहला। दूसरा ये है बच्चों n बराबर 2। ठीक। एक ये बनाया, ये है n बराबर 3। n बराबर 3 यानी बच्चों ये थर्ड एनर्जी लेवल है, तीसरा ऊर्जा स्तर है। एक और बना लेते हैं तो आसानी रहेगी समझने में। एक ये बना लिया, तिरछा हो गया बच्चों कुछ क्या? तिरछे जा रहे हैं ये। ओहो, कपड़ा कहाँ गया बच्चों? थोड़ा धैर्य रखें बच्चों। कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर समय वेस्ट कर रहे हैं। ये बच्चों दूसरा, ये तीसरा और ये n बराबर 4 चौथा। और भी होंगे ऊपर, लेकिन हम टॉपिक को समझना चाहते हैं कि संक्रमण क्या है और उसमें भी फिर उत्सर्जन संक्रमण क्या है,
अवशोषण संक्रमण क्या है, तो यहाँ समझाने के लिए हमने केवल 4 ऊर्जा स्तर ले लिए हैं बच्चों। ऐसे ही इधर भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ भी बना लेते हैं इधर। ये n बराबर 1, इसी सीध में बच्चों बना लेंगे हम n बराबर 2, इसी सीध में बना लेते हैं एक n बराबर 3, और इसी सीध में एक और बना लेते हैं n बराबर 4। इसमें ऊर्जा सबसे कम होगी, इसमें इससे ज़्यादा, और इसमें इससे भी ज़्यादा, और इसमें इससे भी ज़्यादा। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर का ऑर्डर बढ़ता जाएगा ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। और भी होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बहुत सारे होंगे बच्चों ऊपर। लेकिन हम इसको समझना चाह रहे हैं तो हम 4 लेके चल रहे हैं, जिससे कि आप इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो उत्सर्जन संक्रमण से क्या अर्थ है बच्चों, पहले इस बात को समझें। हमने ये बताया था कि जो सबसे पहला ऊर्जा स्तर है, चाहे ये चाहे हम अवशोषण पढ़ रहे हों चाहे उत्सर्जन, परमाणु में जो ऊर्जा स्तर होंगे बच्चों वो तो निश्चित होंगे, ठीक है ना। तो सबसे नीचे वाला कहलाता है निम्नतम ऊर्जा स्तर, बीच में लिख देते हैं। ये कौन सा है, निम्नतम ऊर्जा स्तर। ये n बराबर 1 जो है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर है बच्चों, या इसको मूल ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। मूल ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ग्राउंड एनर्जी लेवल, ये सब पीछे आप सीख चुके हैं। ग्राउंड एनर्जी लेवल, इसको छोड़ के जो ऊपर हैं ये वाले, ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर हैं। क्या हैं बच्चों, उत्तेजित ऊर्जा स्तर, that is excited energy levels, या उच्च ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं इनको। तो ये हमने ऊर्जा स्तर बना लिए किसी परमाणु के बच्चों। तो परमाणु कहाँ होता है, अब आपको पता है कि परमाणु अपनी मूल अवस्था में होता है। इस बात का क्या अर्थ है, परमाणु अपनी मूल अवस्था में है, इसका अर्थ है कि उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी मूल ऊर्जा स्तर में है। जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है बच्चों। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन यहीं होगा, कहाँ होगा, निम्नतम ऊर्जा स्तर में। अब मान लीजिए किसी प्रकार हमने उस पर कोई विकिरण गिराया, कोई वैद्युत चुम्बकीय विकिरण गिराया, यानी उसको वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा प्रदान की, तो वो ऊर्जा ग्रहण करके किसी भी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जा सकता है। यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसको कितनी ऊर्जा मिली है, उसने कितनी ऊर्जा का फोटोन अवशोषित किया है। अब मान लीजिए उसने इतनी ऊर्जा का फोटोन अवशोषित कर लिया कि वो n बराबर 4 में आ चुका बच्चों, ऊर्जा मिली, और वो यहाँ से कहाँ पहुँच गया, चौथे में। यहाँ से कूद के इस ऊर्जा स्तर में चला गया। तो हम क्या कहेंगे कि परमाणु कौन गया था बच्चों, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन गया था निम्नतम ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में, यानी जो चौथा ऊर्जा स्तर है वो तीसरा उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। ये पहला उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ये दूसरा, ये तीसरा, एक कम होगा, 5वीं कक्षा में पहुंचेगा तो चौथा उत्तेजित ऊर्जा स्तर हुआ बच्चों। तो जब, और उस समय ये कहेंगे कि परमाणु पहुंच चुका है उत्तेजित अवस्था में।
तो किताबों में लिखा होता है कि जब परमाणु अपनी मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर से किसी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, एक ही बातें हैं। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर पूछते हैं कि सर कहीं इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, कहीं परमाणु पहुंचता है बच्चों अवस्था में, और जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है, वो हो रहा है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाना, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना, ये सब बातें मैं पीछे समझा चुका हूँ बच्चों आपको। तो अब आगे सुने। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा बाहर से मिल गई कि वो पहुंच गया चौथे ऊर्जा स्तर में। तो किसी भी ऊर्जा स्तर में पहुंचने पर जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही ठहर सकता है। इतनी देर तक रुकेगा वहाँ पर बस, यानी ये उसका जीवन काल हो गया, किसका? इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम, जीवन काल। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन का जीवन काल है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। यानी इतनी देर तक ठहरेगा, इतनी देर तक ठहरा, अब क्या करेगा? उसे लौट के वापस आना है। जब वो लौट के वापस आएगा बच्चों, निम्नतम मतलब जो नीचे वाले ऊर्जा स्तरों में, अभी चौथे तक पहुंच गया है, चौथे से तीसरे में आ सकता है, तीसरे से दूसरे में आ सकता है, दूसरे से पहले में आ सकता है, चौथे से दूसरे में आ सकता है, चौथे से पहले में आ सकता है। तो जब वो लौट के आएगा अपने जो लोअर ऊर्जा स्तर हैं, ठीक है ना, निम्न ऊर्जा स्तरों में जब वापस लौटेगा, तो उन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का जो ऊर्जा का अंतर है, उतनी ऊर्जा के फोटोन को उत्सर्जित करेगा बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना क्या कहलाता है? संक्रमण। ये ध्यान रखना बच्चों। अब हम टॉपिक पर पहुंच चुके कि संक्रमण क्या है। संक्रमण क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना संक्रमण कहलाता है, या परमाणु का एक अवस्था से, वो मूल अवस्था हो सकती है उसकी, ग्राउंड स्टेट हो सकती है, उससे एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं बच्चों? ट्रांजिशन, यानी संक्रमण। यानी अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर उच्चतर यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो वो हो जाएगा उत्सर्जन संक्रमण। तो उत्सर्जन संक्रमण हम बना रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में आपको सब किताबों में लिखा मिल जाएगा, बस समझ लीजिए। तो बच्चों उत्सर्जन संक्रमण क्या हुआ? एक तरीके से उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आना? निम्न ऊर्जा स्तर में। निम्नतम नहीं लिख रहे, निम्नतम में भी आ सकता है, निम्न का मतलब उससे कम ऊर्जा वाली, निम्न ऊर्जा स्तर में जब ट्रांजिशन होगा, तो इस प्रकार के संक्रमण को क्या कहेंगे? उत्सर्जन संक्रमण, क्योंकि वो फोटोन का वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है बच्चों। तो देखें कहाँ पहुँच गया था इलेक्ट्रॉन? अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल से, यानी निम्नतम ऊर्जा स्तर से या मूल ऊर्जा स्तर से चला गया था चौथे में। अब वहाँ से वो कैसे वापस आ सकता है? चौथे से तीसरे, सॉरी बच्चों, चौथे से तीसरे में भी आ सकता है। तो संक्रमण को ऐसे तीर से दिखाते हैं, एक तीर बना दिया मैंने, तो ये संक्रमण हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? संक्रमण। चौथी ऑर्बिट से, चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आ सकता है। ठीक है, चौथे से दूसरे में भी आ सकता है, फिर चौथे से पहले में भी आ सकता है, फिर चौथे से तीसरे में आ ही गया था, तो हो सकता है कि तीसरे में आने के बाद फिर वो दूसरे में आए।
ठीक। और दूसरे में आने के बाद, और यहाँ से दूसरे में ना आके यहाँ से पहले में आ जाए। अब यहाँ तक आ चुका था, हो सकता है कि वो दूसरे से पहले में आए। तो ये पॉसिबल संक्रमण हुए बच्चों। तो ये सब उत्सर्जन संक्रमण है, क्योंकि इस प्रोसेस में बच्चों क्या हो रहा है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के फोटोन का उत्सर्जन हो रहा है, वो विकिरण को उत्सर्जित कर रहा है फोटोन के रूप में। तो इनको क्या कहेंगे, संक्रमण। अब देखें बच्चों, जैसे ये नाम दे देता हूँ मैं, ये पहला मान लिया मैंने, जो चौथे से तीसरे में हुआ। तो पहला संक्रमण यानी जो हमने, या ऐसे कहें संक्रमण वन, क्या कहें, संक्रमण वन। हमने इसको वन नाम ही तो दिया है। अब कॉपी पे लिखेंगे बच्चों इसको कैसे, संक्रमण वन कैसे लिखा जाएगा। कहाँ से कहाँ तक आया है इलेक्ट्रॉन, चौथे से तीसरे में, तो इसको लिखेंगे संक्रमण 4 2 3 ऐसे। चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आया है, या ये कह सकते हैं कि तीसरे उत्तेजित ऊर्जा स्तर से, ये तीसरा उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। उत्तेजित ऊर्जा स्तर बच्चों यहीं से तो शुरू हुए, 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ठीक है ना, ये वाला 1 2 3। लेकिन हम उस ऊर्जा स्तर का नंबर ही लिखेंगे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो चौथे से तीसरे में आया है, चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे में, तो इस तरीके से लिखा जाता है संक्रमण। किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा। ऐसे ही अब आप समझ चुके होंगे बात। अब अगर मैं संक्रमण 2 लिखना चाहूँ बच्चों, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ये वाला मान लो 2 है, ये है 4 2 2, 4 2 2, इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही संक्रमण 3 मान लो, मैं इसको मान लूँ, तो संक्रमण 3 को कैसे लिखेंगे आप बच्चों, 4 2 1। सॉरी बच्चों, यहाँ एरो नहीं लगा है, 4 2 1। ऐसे ही संक्रमण 4, ये कैसे लिखा जाएगा बच्चों, मान लो मैंने इसको 4 मान लिया, ये है 3 2 2, समझ गए। ऐसे ही लिख लेंगे। ये हुआ संक्रमण नंबर 5 और ये संक्रमण नंबर 6। अब मैं लिख नहीं रहा, संक्रमण 5 को आप क्या लिखेंगे, 3 2 1, इसको क्या लिखेंगे, 2 2 1, ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हुए बच्चों उत्सर्जन संक्रमण। अब बात आती है अवशोषण संक्रमण पर। होता क्या है बच्चों, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि परमाणु अपनी मूल अवस्था में ही होता है। इस बात का क्या अर्थ है कि उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, बच्चों ये बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। तो जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो अपने निम्नतम या मूल ऊर्जा स्तर में है, जैसे यहाँ पर है। जब इस पर विकिरण गिराया जाएगा, वैद्युत चुम्बकीय विकिरण, जैसे दृश्य प्रकाश या अवरक्त प्रकाश या पराबैंगनी किरणें, मतलब ये जब गिराई जाएंगी इन पर, तो उन फोटोन को अवशोषित करके ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। और जब उसको एनर्जी मिल जाएगी तो वो कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो हो सकता है कि उसको थोड़ी कम एनर्जी मिली, कम नहीं, इतनी मतलब कम और ज़्यादा का यहाँ बात करना बेकार है, कि अभी उसको इतनी एनर्जी मिली कि वो पहले ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चला गया बच्चों। ये संक्रमण हुआ, यहाँ पहुँच गया। हो सकता है इससे ज़्यादा एनर्जी अवशोषित कर ली, ज़्यादा ऊर्जा का फोटोन अवशोषित कर लिया, तो पहले से तीसरे में भी जा सकता है। तो ये संक्रमण हुआ। ये पहला संक्रमण बच्चों थोड़ा सा तिरछा हो गया, सीधा कर दूँ मैं इसको, अब ठीक है। बात समझ रहे हैं, तसल्ली से पढ़िए बच्चों, बातों को समझिए। हो सकता है उसको इतनी ऊर्जा मिल गई और ज़्यादा ऊर्जा मिल गई कि वो चौथे तक चला गया।
तो ये हुए अवशोषण संक्रमण। यहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऐसे बनाना चाहिए था, लेकिन लाइन तिरछी हो जाती है इसलिए मैं ऊपर से बना के लाया था। यहाँ से वहाँ पहुँच गया। तो ये कहलाएंगे बच्चों अवशोषण संक्रमण। अवशोषण संक्रमण कौन से होंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी भी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचता है। उत्सर्जन संक्रमण क्या थे? जिनमें परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, अवस्था में आता है, और इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो यहाँ बच्चों 3 ही संक्रमण संभव हुए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये सब क्या कहलाएंगे? अवशोषण संक्रमण। बात समझ रहे हैं? और ये संक्रमण कौन से थे? उत्सर्जन संक्रमण। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ 4 ऊर्जा स्तर लिए थे, यहाँ भी 4 लिए थे, लेकिन उत्सर्जन संक्रमण 6 आए थे और ये 3 ही मिले। तो अवशोषण संक्रमणों की संख्या कम होती है बच्चों उत्सर्जन संक्रमणों के लिए, किन्हीं दिए हुए ऊर्जा स्तरों के लिए। अब आपको यहाँ n बराबर 10 तक ले लो, यहाँ 4 तक ही लो, यहाँ n बराबर 10 तक ले लोगे बच्चों तो 9 मिलेंगे आपको। 9 संक्रमण, यहाँ 6 ही मिल रहे हैं कि सर कम कहाँ ज़्यादा हो गए। किन की बात हो रही है? निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच अगर संक्रमण किया जाए तो। बात समझ रहे हैं? तो ये संक्रमण कैसे लिखा जाएगा बच्चों? अवशोषण संक्रमण 1 to 2, यानी जो पहला संक्रमण है ये अवशोषण संक्रमण है। अब बना के मैं ऐसे कर देता हूँ। और ये उत्सर्जन संक्रमण थे, ठीक है। तो पहला कौन सा हुआ? 1 to 2। अवशोषण संक्रमण 2 कौन सा हुआ? 1 to 3। तीसरा कौन सा हुआ अवशोषण संक्रमण? 1 to 4। तो ध्यान से सुने, निश्चित ऊर्जा स्तरों के लिए जो अवशोषण संक्रमणों की संख्या होती है, ये बात ध्यान रखना। मैंने स्टार बना दिया बच्चों, ठीक है। क्या बना दिया? स्टार। अवशोषण संक्रमणों की संख्या कम होती है उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या से बच्चों। अब कितने संक्रमण होंगे किन्हीं निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच, इसका सूत्र लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ मैं खींच देता हूँ लाइन। अगर हम 4 से लेके चले थे बच्चों तो मिले हमें 6। अगर हम 5 से लेके चलते तो 20 मिलते। अगर हम एक और बना लें 5वां तो कितने बन जाएंगे? 20 बन जाएंगे बच्चों। 20 संक्रमण होंगे कौन से? उत्सर्जन। और यहाँ 5 कर लेंगे तो यहाँ एक और बढ़ जाएगा पहली से 5वीं में। तो इनकी संख्या कम क्यों होती है? क्योंकि ध्यान रखें बच्चों, अवशोषण संक्रमण सदैव निम्नतम ऊर्जा स्तर से प्रारंभ होते हैं। यहाँ से नहीं हो सकता कि कोई कहे कि यहाँ से यहाँ ये अवशोषण संक्रमण कहलाएगा, नहीं। यहीं से एक छोर निश्चित हो गया। लेकिन उत्सर्जन संक्रमण किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर में हो सकता है, इसलिए यहाँ पर संख्या बढ़ जाती है बच्चों। बात समझ गए? अब मैंने कहा कि मैं एक और बढ़ा लूँ 5वां तो 20 बनेंगे, 20 संक्रमण होंगे, लेकिन यहाँ 4 ही होंगे। इस समय यहाँ कितने? 6 और यहाँ हैं 3, ठीक है। तो 6 ज़्यादा हैं 3 से, यानी इनकी संख्या कम है। अगर मैं यहाँ 5 ऊर्जा स्तर ले लूँ तो यहाँ 20 नहीं, सॉरी बच्चों, 20 क्यों मिलेंगे? 10 मिलेंगे। फिर अगर मैं 5 कर दूँ तो 4 और बढ़ जाएंगे। अगर मैं n बराबर 5 से स्टार्ट करूँ तो कितने मिलेंगे? 10। ये उत्सर्जन संक्रमण, और ये 4 मिलेंगे। इनकी संख्या ज़्यादा ही होगी। कैसे? इसके लिए एक सूत्र याद रखें। nवें
ऊर्जा स्तर से nवें ऊर्जा स्तर से संभव उत्सर्जित संक्रमणों की संख्या बराबर n इंटू n-1/2 इससे निकलेगी संख्या। ठीक है बच्चों, जो उत्सर्जित संक्रमणों की संख्या होगी वो इतनी होगी। जैसे यहाँ n बराबर उच्च ऊर्जा स्तर क्या है, चौथा है, चौथे से शुरू हुए हैं तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 गुणा 4-1 यानी 4 गुणा 3 यानी 12, 12 का आधा 6, तो यहाँ 6 मिले थे। 5 कर लेते तो 5 गुणा 5-1 यानी 5 गुणा 4 यानी 20 और 20 का आधा 10, तो 10 मिलते। अभी मैं बना के दिखा दूंगा, ठीक है ना बच्चों। और इनकी संख्या, इनकी मैं यहाँ लिख देता हूँ। निम्नतम ऊर्जा स्तर से ये यहीं से स्टार्ट होंगे। निम्नतम ऊर्जा स्तर से nवें ऊर्जा स्तर तक अवशोषित संक्रमणों की संख्या बराबर n-1। यहाँ हम 4 तक ले रहे थे बच्चों, तो 4-1 3 मिले। 5वें तक देखेंगे तो 5-1 4 मिलेंगे। भाई एक और बढ़ा लो, 5वां तो एक और बढ़ जाएगा ना पहले से 5वें में, तो 4 हो जाएंगे। यहाँ 10 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो बता दें बच्चों। जैसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं यही समझा दूंगा बच्चों। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इनसे आप संक्रमणों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना। फिर हम ये भी बताएंगे कि कितनी तरंग दैर्ध्य का विकिरण उत्सर्जित होगा इसमें, और कितनी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करके अवशोषित संक्रमण होगा। दोनों के लिए सूत्र एक ही है, किसी एक से समझ लेना। ठीक है बच्चों, तो टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि अब हमने 5 ऊर्जा स्तर ले लिए बच्चों। तो अब देखते हैं कि उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या क्या होगी और अवशोषण संक्रमणों की संख्या क्या होगी बच्चों। ठीक है, तो देखें अभी हमने इससे पहले कितने लिए थे, 4। तो देखें जैसे हमने 5 लिए तो हमने ये कहा बच्चों, एक फॉर्मूला अप्लाई किया था। देखो मैं बीच में कर दूँ। मैंने ये कहा था कि उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या कितनी होती है, n-1/2। तो अब n कितना है बच्चों, 5 तक की बात कर रहे हैं, तो 5 इंटू 5-1 4/2 बराबर कितने आने चाहिए, 10, और 10 ही आएंगे बच्चों। और यहाँ अवशोषण संक्रमणों की संख्या मैंने कितनी लिखी थी बच्चों, n-1। अब n 5 है बच्चों, तो कितने संक्रमण आएंगे, 4। बच्चों को डाउट ना हो इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। अब चलिए उत्सर्जन संक्रमणों की बात करते हैं बच्चों। तो देखें, जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में है, यानी परमाणु उत्तेजित अवस्था में है और उसका इलेक्ट्रॉन 5वें ऊर्जा स्तर में है, तो जब वो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वापस लौटेगा तो 5 से चौथी कक्षा में आ सकता है, 5 से तीसरी कक्षा में आ सकता है, 5वीं से दूसरी कक्षा में आ सकता है, 5वीं से पहली कक्षा में आ सकता है। और जब 5वीं से चौथी में आ चुका है तो ये भी हो सकता है कि पहले वो 5 से 4 में आए, जो कि हो चुका है, फिर वो चौथी से तीसरी में आए, फिर चौथी से दूसरी में आए, और फिर चौथी से पहली में आए। ठीक है, अब यहाँ आ चुका है तीसरी तक।
अब तीसरी से दूसरी में आए और तीसरी से दूसरी में भी आ सकता है और तीसरी से पहली में भी आ सकता है। अब 2 तक आ चुका है, फिर दूसरी से पहली में भी आ सकता है। तो ये संक्रमण हुए बच्चों, इनको काउंट कर लें। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए संक्रमण। यही सूत्र अप्लाई हो गया। अब यहाँ 5 अगर हमने ऊर्जा स्तर लिए हैं तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने निम्नतम यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल में था, ऊर्जा का अवशोषण करके दूसरे में भी जा सकता है। ऐसे करके लाइन तिरछी होगी जब मैं उल्टी बनाऊंगा बच्चों, तो हम लेकिन टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से बना लेते हैं। आपको ये बात समझानी है केवल, लेकिन बच्चों जल्दी करने के चक्कर में भी तो देखो पहली से दूसरे में जा सकता है। पहले ऊर्जा स्तर से यानी परमाणु पहुंच गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में। अब उत्तेजित अवस्था में तो तब भी पहुंचेगा। ये सब उत्तेजित अवस्थाएं हैं, उत्तेजित ऊर्जा स्तर हैं। तो उसको अगर थोड़ी सी कम एनर्जी मिली है यानी वो दूसरे तक ही जा सकता है। अब वो तीसरे में भी जा सकता है बच्चों, समझ रहे हैं। तो यहाँ से गया तीसरे ऊर्जा स्तर में, और यहाँ से अगर और ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो वो जा सकता है चौथे में, और ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो जा सकता है 5वें में। ये हुए अवशोषण संक्रमण बच्चों। तो ये 4 ही तो हुए, और वही मैंने निकाले कि 4 निकलेंगे। n-1 संक्रमण, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 हुए बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम संक्रमणों की संख्या निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए आगे चलेंगे। हाँ, एक बात और लिखने को रहेगी बच्चों, जैसे ये उत्सर्जन संक्रमण है, इंग्लिश में लिखने को रह गया, यानी एमिशन, EMI मैं बोलता भी चल रहा हूँ, SSION, एमिशन ट्रांजिशन, TRANSITION, ठीक है। और अवशोषण संक्रमण को कहते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, ट्रांसमिशन, ओहो ट्रांसमिशन कह गए बच्चों, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की स्पेलिंग वही है जो वहाँ जगह कम बची है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है बच्चों। अब हम बच्चों एक बात और पढ़ लेते हैं लगे हाथों, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, चाहे वो उत्सर्जन संक्रमण हो चाहे वो अवशोषण संक्रमण हो, उसको कितने तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित करना है या वो कितने तरंगदैर्घ्य के विकिरण को उत्सर्जित करेगा, उस तरंगदैर्घ्य की गणना कैसे करें। तो अब हम ये सीखेंगे बच्चों कि किसी भी संक्रमण में हम उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल आ जाता है बच्चों एग्ज़ाम में, तो उसको करेंगे। तो उम्मीद है कि अब तक जितना पढ़ाया वो क्लियर हो गया होगा। तो हम किसी भी संक्रमण में बात करेंगे। देखो इस संक्रमण में अलग वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, इस संक्रमण में अलग वेवलेंथ का, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, क्योंकि एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे वो ये वाला संक्रमण हो यानी उत्सर्जन संक्रमण हो या अवशोषण संक्रमण हो, क्योंकि बोहर्स पोस्टुलेट में ये बता दिया गया था कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो होती है वो दोनों ऊर्जा स्तरों के जिनके बीच संक्रमण हुआ है, पहली से दूसरी में या पहली से तीसरी में या चौथी से तीसरी में या चौथी से दूसरी में, उन ऊर्जा स्तरों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उतनी ही एनर्जी का फोटोन उत्सर्जित या अवशोषित होता है। ये बोहर्स का थर्ड यानी तृतीय यानी तीसरा अभिग्रहित यानी पोस्टुलेट या एजम्पशंस था बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। मैंने ये इस सूत्र से
ये समझाया कि संक्रमणों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने ये दो ऊर्जा स्तर बनाए हैं बच्चों, मान लीजिए ये ऊर्जा स्तर है, कोई सा भी हो सकता है बच्चों, हो सकता है ये दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, ये छठा हो, सातवां हो, आठवां हो, नौवां हो। एक जनरल दो ऊर्जा स्तर बना लिए, ये है N1 वां ऊर्जा स्तर और ये N2 वां ऊर्जा स्तर। जब परमाणु इस अवस्था से इस अवस्था में आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आएगा बच्चों, जैसे ये, तो विकिरण का क्या करेगा बच्चों, उत्सर्जन। तो ये हो जाएगा उत्सर्जन संक्रमण, ठीक है ना, एमिशन ट्रांजिशन। और अगर अब यहाँ बच्चों होता क्या है कि जो अवशोषण संक्रमण होता है वो पहले से उच्च ऊर्जा स्तरों में होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ N1 ही लिख लेते हैं, जिससे सूत्र वही रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ N1 वन है, यहाँ N1 वन है, लेकिन यहाँ N1 कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी ऊर्जा स्तर में आ सकता है। तो पहले ऊर्जा स्तर से वो कहाँ पहुँचेगा, दूसरे में। तो ये होगा अवशोषण संक्रमण। कौन सा, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। तो बच्चों चाहे उत्सर्जन संक्रमण हो चाहे अवशोषण संक्रमण हो, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य या अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य एक ही तरीके से निकलेगी, इसलिए हमने एक की जगह भी N1 ले लिया है। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट, बोहर ने यह बताया था कि इस प्रक्रिया में जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी hν होती है, वो दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। मान लो इन दोनों ऊर्जा स्तरों में कितनी ऊर्जा का अंतर है, इसमें कम होगी, ये लोअर है, ये अपर है, ये निम्न है, ये उच्च है, दोनों ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर जो hν होगा, जो फोटोन उत्सर्जित होगा, उसकी ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होगी, यानी N2 में कितनी है और N1 में कितनी है, उसका अंतर इसमें ज़्यादा होगी, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, और यही हो गया डेल्टा ई। और बच्चों हम क्या निकालना चाह रहे हैं, तरंग दैर्ध्य। वो हेडिंग तो डाला ही नहीं बच्चों, हेडिंग डाला नहीं, यहाँ डाल दें छोटा छोटा, उत्सर्जित या अवशोषित, हेडिंग यहाँ डाल देते हैं बच्चों, या अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। ये हेडिंग है बच्चों, ये टॉपिक है अपना, ठीक है, ये टॉपिक है, ये पढ़ रहे हैं आप। हेडिंग डाल लेना अच्छा सा, स्केच से बढ़िया सा हेडिंग। तो देखें, जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी एनर्जी hν, और न्यू इक्वल्स टू होता है c/λ, बराबर आ गया बच्चों डेल्टा ई। और अगर यहाँ लैम्बडा निकालें बच्चों तो कितना आ जाएगा, hc/ΔE। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हाँ ये जो लैम्बडा निकलेगी, अब यहाँ एक दिक्कत है बच्चों,
अभी हमने रेक्टेंगल में तो बंद कर दिया। दो बातें हो सकती हैं कि एनर्जी का डिफरेंस जूल में भी दिया हो सकता है, यदि डेल्टा ई किस में है, जूल में है, तो क्या होगा, लैम्बडा बराबर आ जाएगा एच सी अपॉन डेल्टा ई, और डेल्टा ई किस में है, जूल में। तो जो तरंग दैर्ध्य निकल के आएगी मीटर में, ये भी एसआई में रखेंगे तब, ठीक है। यदि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, लैम्बडा बराबर इन सब के मान रखते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट का मान 6.6 इतना ही रखते हैं, वैसे 6.626 होता है, इतना ही रखते हैं, इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का मान रखते हैं 3 इंटू 10⁸ अपॉन डेल्टा ई। अगर अब किस में हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डेल्टा ई हो गई बच्चों अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको इस सूत्र के अकॉर्डिंग पहले जूल में बदलना होगा, और जूल में बदलने के लिए हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन सब को हल करेंगे बच्चों, तो लैम्बडा बराबर आ जाएगा 12375। करते रहना, वीडियो लेंदी हो रहा है आपका। 12.375 नहीं कहना चाहिए, 12.375 आएगा गुणा, लेकिन वहाँ पावर अलग होगी, मैंने ऐसे लिख दिया है, बटे भाई डेल्टा ई एनर्जी की तो कोई वैल्यू नहीं है, पता नहीं ये कौन सा ऊर्जा स्तर है, तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है, न्यूमेरिकल में जितना दिया होगा उतना रख देंगे, ऊर्जा स्तरों का अंतर दिया होगा डेल्टा ई। लेकिन ये कब आया बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो तब इतने मीटर आएगा। बात समझ गए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻⁻10 हो जाता है एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा इक्वल्स टू हो गया 12375 अपॉन डेल्टा ई, और ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सवाल में दे रखी है, और हमारा जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, क्योंकि 10⁻10 मीटर इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन रहा, इससे हम सवाल कर लेंगे। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा लाइए, उसमें एक क्वेश्चन दिया है आपकी एक्सरसाइज में, तो वो और करा देते हैं लगे हाथों क्वेश्चन नंबर। अब मैं भी बुक ले आता हूँ, वीडियो को पॉज करके, मैं भी नहीं लाया हूँ, आप भी ले आइए और मैं भी लेने जा रहा हूँ। वीडियो को कर दीजिए बच्चों पॉज। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं, लेकिन बच्चों एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कि हम ये सोच रहे थे कि इस फॉर्मूला पर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया बच्चों। आपके पास बुक होगी, जैसे 12.4 क्वेश्चन है बच्चों कि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर यानी ये डेल्टा ई दिया है दो ऊर्जा स्तरों के बीच का, यानी जो एनर्जी दे रखी है डेल्टा ई वो कितनी दे रखी है बच्चों, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। तो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा अलग हो गया, हम ये सोच रहे थे तरंग दैर्ध्य भी पूछी होगी। तो एक काम करें, अब हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे, एक आप नया क्वेश्चन बना लीजिए। आपके क्वेश्चन में जहाँ आवृत्ति लिखा है, अभी आवृत्ति भी निकालेंगे, आवृत्ति यहाँ से निकल आएगी, न्यू बराबर डेल्टा ई, आवृत्ति निकालनी है तो न्यू बराबर डेल्टा ई अपॉन एच, इससे निकाल लेंगे आप। इसे जूल में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि इसका मात्रक आपको जूल सेकंड में याद है।
तो एक काम करते हैं, एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं बच्चों। इसमें आप कॉपी पर एक काम करना, जहां आवृत्ति लिखा है वहां तरंगदैर्घ्य क्या होगी ये लिख देना। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। क्वेश्चन समझ गए? कोई दो एनर्जी लेवल हैं जैसे ये, उन दोनों की ऊर्जा, ये उत्सर्जन हो रहा है, ये वाला काम हो रहा है बच्चों। तो एनर्जी लेवल जो हैं उनमें ऊर्जाओं का अंतर इतना है। अब क्वेश्चन आपका अलग है, हम एक नया क्वेश्चन बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करिए। और ये पूछ रहा है आवृत्ति, लेकिन हम आवृत्ति नहीं निकाल रहे, आप आवृत्ति की जगह तरंगदैर्घ्य कर दीजिए, तो आपका एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। तो अगर इतना एनर्जी का डिफरेंस है तो बच्चों लैम्बडा कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो लैम्बडा बराबर 12375 अपॉन, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी 2.3। तो आंसर हमारा आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना बच्चों? जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी वैल्यू है बच्चों? 12375 डिवाइडेड बाई 2.3, 2.3 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 5380 एंगस्ट्रॉम। कितना आंसर आ गया बच्चों? 5380 एंगस्ट्रॉम। तो बात समझ गए ना? एक नया क्वेश्चन बना लीजिए। आपकी एनसीईआरटी बुक में न्यू पूछी है, और वैसे इसमें पॉइंट के बाद 4, 3, 4, 7, 8 भी आ रहा है, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया है। अगर आप कहेंगे कि सर ये वाला भी करा दो न्यू, तो न्यू इससे भी निकाली जा सकती है बच्चों। ये एंगस्ट्रॉम है तो इससे हम न्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम उसी क्वेश्चन को करना चाहें तो न्यू इक्वल्स टू होता है बच्चों C अपॉन लैम्बडा, और C होता है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्बडा हमारा आया 5380। लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10, तो ये ऊपर जाके हो गए -18। तो 3/5380 गुणा 10⁻18, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप कहेंगे कि सर इसको भी तो करा दो। मैं कराना ये चाहता था बच्चों, लेकिन हो ये गया, मुझे पता नहीं था ये क्वेश्चन दिया नहीं होगा बच्चों, तो सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो 3 डिवाइडेड बाई 5380 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 0.00056 0.00056 इंटू 10⁻18। अब ये आवृत्ति है तो बच्चों किस में आएगी? हर्ट्ज़ में आएगी। अब डेसिमल पॉइंट हमें एक नॉन जीरो नंबर के बाद लगाना होगा, यानी 5.6 लिखना होगा। तो 1 2 3 4 इतने डिजिट बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो इतने डिजिट यहाँ से कम करने होंगे। तो 10 की घात रह गए, मतलब 4 अंक इधर किसका आया है? इधर को, तो 4 यहाँ कम करेंगे, 1 2 3 4, तो हर्ट्ज़। अब आंसर चेक कर लेते हैं। अंतर आ सकता है बच्चों, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में ये करना था तो वो डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते थे, लेकिन हमने लैम्बडा भी निकाल के दिखानी थी, इस सूत्र का उपयोग करना भी सिखाना था, इसलिए हमने ऐसा किया है। और जब ये निकाल लिया तो उससे फिर हमने न्यू भी निकाल के दिखाया है बच्चों। लेकिन अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन था 12.4, ये आपकी बुक का 12.4 क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन ये निकालने के लिए था, लेकिन मैं ये निकालना समझाना चाह रहा था बच्चों। तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है आंसर में, लेकिन आप परेशान न हों, आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। तो जल्दी से आंसर देखते हैं। ओ 5.6 × 10⁻14, वाओ एग्जैक्ट आंसर। तो एक तीर से 2 निशाने लग गए बच्चों। ये कॉन्सेप्ट भी हमने समझा दिया और आपका जो न्यूमेरिकल था वो भी हो गया। लेकिन आप कहेंगे अगर ये आपके एग्ज़ाम में आया तो बच्चों आप ऐसे नहीं करेंगे, डबल मेहनत थोड़ी करेंगे आप तो सीधे सीधे इससे निकाल लेंगे। करके दिखाऊं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, मैं करके दिखाता हूं बच्चों।
हाँ तो बच्चों अब करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। 12.4 को आपकी एनसीईआरटी बुक आपके पास है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। जैसे कोई से दो ऊर्जा स्तर हैं बच्चों, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी डिफरेंस है, वो दिया है डेल्टा ई बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो कह रहा है। इस अवस्था में उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी, दैट इज न्यू पूछा है, आवृत्ति पूछी है बच्चों। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है, यानी ये उच्च ऊर्जा स्तर है दैट इज N2 और ये N1, संक्रमण ये हो रहा है बच्चों N2 से N1 में। तो बच्चों अभी जैसे हमने कहा कि लैम्ब्डा निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लैम्ब्डा हमें सिखाना था क्योंकि हमने लैम्ब्डा का कॉन्सेप्ट निकाला था। अब यही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में हो तो हम कैसे करेंगे, हम सीधे सीधे बोहर के पोस्टुलेट को लगा लेंगे बच्चों। तो अभी हमने बताया था कि जो उत्सर्जित यहाँ से क्या होगा बच्चों, एक फोटोन एमिट होगा जिसकी एनर्जी h न्यू होगी और वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर। दैट इज h न्यू इक्वल्स टू जो होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा बच्चों। और डेल्टा ई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू 2.3 इंटू, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाता है जूल में। अब इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं तो हमें न्यू निकालनी है। तो न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई कितना है बच्चों, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 या 6.63, हम इतना ही रख लेते हैं बच्चों, इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है ये। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डिजिट्स जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ लिखते हैं, 2.3 इंटू 1.6 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 34, तो 34 में से 19 जब सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो बचेगा 15, क्योंकि 19 और 15 34 होते हैं बच्चों। ये न्यू निकल के आ रहा है, यानी आवृत्ति निकल के आ रही है, यानी उसका मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज। इसको बच्चों जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लाते हैं अपना कैलकुलेटर। अब आप कहेंगे कि सर हमसे मना करते हो, कैलकुलेटर मत चलाया करो, लेकिन बच्चों वीडियो बना रहा हूँ ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 2.3 इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मैनुअली अपने हाथों से ही किया करें कैलकुलेशन इनटू, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा बच्चों। डिवाइडेड बाई 6.6 डिवाइडेड बाई 6.6, तो ये आ गया बच्चों 0.557 आगे भी आ रहा है, लेकिन इतना ही छोड़ते हैं, इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। अब इसको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो जो हमारा दशमलव बिंदु है, यानी जो डेसिमल पॉइंट है, वो एक अशून्य अंक के बाद होना चाहिए, यानी 5 के बाद यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ खिसका के ला रहे हैं एक अंक इधर, तो एक अंक इधर खिसका रहे हैं तो यहाँ एक अंक कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5.57, हमने यहाँ से यहाँ ले आए इसको दशमलव बिंदु को, तो यहाँ रह गए। जब इधर एक डिजिट इधर बढ़ाया है तो यहाँ एक पावर कम करनी होगी, तो 15 के स्थान पर रह गए 14 रह गई बच्चों पावर हर्ट्ज। अब देखें इसको राउंड ऑफ करें, मतलब यहाँ 7 है बच्चों, तो इसको हटाओगे तो यहाँ एक डिजिट बढ़ेगी, तो कितना हो गया बच्चों, 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज।
देखिए अब भी उतना ही आया जितना हमने लैम्ब्डा निकाल के न्यू निकाला था। तो आपको अगर एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल मिलेगा तो आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। वहाँ मुझे लैम्ब्डा समझाना था, इसलिए बच्चों मैंने ऐसा किया था। तो अब ये वेरीफाई हो गया कि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और लैम्ब्डा निकाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन लैम्ब्डा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछी नहीं है। जो चीज़ पूछी नहीं है उसको क्यों निकालेंगे। तो देखें बच्चों, फिजिक्स कितनी अच्छी लगती है, कितना आनंद आता है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि मेहनत नहीं करना चाहते। तो बच्चों वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। और एक बात बता दें बच्चों के कल के लेक्चर में बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आता है बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है ये पढ़ के आना, कई बार बता चुके हैं। ऑप्टिक्स पढ़ाई थी तब भी हमने वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम पढ़ाया था। अब यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो कल का लेक्चर, कल का वीडियो देखना न भूलें बच्चों, ज़रूर देखें। तो बच्चों आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।